जी कैप 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 82 और हमारी रिवीजन क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। 6 है, सॉरी, हाँ 2 हुई थी, बिल्कुल ठीक है, 6 है। और आज हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं मॉर्टगेज एंड चार्जेस। ये चैप्टर बेसिकली 4 अहम कंसेप्ट्स को डिस्कस करता है। सबसे पहले हमें बताता है टाइप्स ऑफ लोन या फॉर्म्स ऑफ लोन। एक कंपनी ने अगर लोन लेना है तो वो कितने तरह के लोन ऑब्टेन कर सकती है। पहला टाइप्स ऑफ लोन। दूसरे नंबर पे ये चैप्टर हमें बताता है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, यानी जब कभी भी किसी भी पर्सन से लोन लिया जाए तो अक्सर वो बदले में कोई ना कोई ज़मानत के तौर पे चीज़ मांगता है। तो जो चीज़ हम दे सकते हैं उसको ज़मानत के तौर पे से कहते हैं सिक्योरिटी। तो दूसरा कंसेप्ट जो ये चैप्टर डिस्कस करता है वह है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, यानी जब कोई एक कंपनी लोन लेगी, चाहे वो किसी भी टाइप का लोन ले, जब वो लोन लेगी तो अगर उसे सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज़ रखवानी पड़ती है तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ कितनी है। तो दूसरी चीज़ जो ये चैप्टर डिस्कस करता है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी हो गई। फिर इसके बाद लोन लिया, हम इंडिविजुअल्स अगर किसी से लोन लेते हैं, चाहे सिक्योरिटी रिखवाएं या ना रिखवाएं, अगर दोस्त से लोन लिया तो सिक्योरिटी नॉर्मली नहीं रिखवाते, लेकिन अगर बैंक से लोन लिया तो कोई ना कोई सिक्योरिटी रिखवानी पड़ती है। तो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं है इंडिविजुअल्स के ऊपर कि वो इस लोन को किसी जगह पे जाके इसकी एंट्री भी करवाए, इसकी रजिस्ट्रेशन भी करवाए, लेकिन एक कंपनी के ऊपर लाजिम होता है कि जब वो किसी भी बैंक से लोन लिया उसने और बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी रजिस्टर करवाई, तो उस सिक्योरिटी की रजिस्ट्रेशन बैंक के साथ तो एग्रीमेंट हुआ ही है, बैंक के रिकॉर्ड में तो जाहिर है वो इंक्लूड करेंगे, साथ ही साथ रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में भी इसकी एंट्री करवानी है। तो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टडी करेंगे, तीसरी चीज़। और फोर्थ और लास्ट जो अहम चीज़ है इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे वो ये कि जब लोन कंपनी ने हासिल किया, ऑब्टेन किया, उस वक्त उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई रजिस्ट्रार के पास, जब इस लोन को रीपे किया जाएगा तो क्या उस वक्त भी इसकी डी रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है? इसका जवाब है यस, जरूरी है। ठीक है। और उसका प्रोसेस ऑफ डी रजिस्ट्रेशन, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट। तो ये चैप्टर 4 चीजें डिस्कस करता है, टाइप्स ऑफ बोरोइंग, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस ऑफ सेटिस्फैक्शन या पेमेंट। ठीक है, ये 4। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट भी है जो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन में हमें बताता है बोरिंग पावर। कहता है अगर बोरिंग करनी है किसी पब्लिक कंपनी ने, किसी भी पब्लिक कंपनी ने बोरिंग करनी है तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? नॉर्मली जनरल रूल ये है कि कोई भी कंपनी बोरिंग कर सकती है, लोन ले सकती है, कंपनी के नाम पे लोन लिया जा सकता है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक रिस्ट्रिक्शन है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरी है डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर पब्लिक कंपनी है, जब तक वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं हासिल करते तब तक वो लोन नहीं ले सकते। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन है डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर लोन लेना चाहते हैं तो डायरेक्टर्स को अपनी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन, ऐसा नहीं है कि जिस डायरेक्टर की भी मर्जी आई बैंक के पास पहुंच गया लोन दीजिए कंपनी के नाम पे। डायरेक्टर्स कलेक्टिवली अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे लोन हासिल करने के लिए। ठीक है। और अगर मेंबर्स चाहे तो मैक्सिमम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं कंपनी के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर, कि आप इस लिमिट से ज्यादा का लोन नहीं लेंगे। ठीक है। अगर आर्टिकल्स में उस लिमिट को मेंशन कर दिया जाए तो फिर डायरेक्टर्स की पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उस लिमिट से ज्यादा लोन नहीं ले सकते। तो ये बोरिंग पावर्स के बारे में। फिर फॉर्म्स ऑफ बोरिंग, बोरिंग कितने सोर्सेज से हासिल की जा सकती है, टाइप्स ऑफ बोरिंग कह लें या फॉर्म्स ऑफ बोरिंग कह लें या सोर्सेज ऑफ बोरिंग कह लें। एक है डिबेंचर्स को इश्यू करके। डिबेंचर्स किसको इश्यू किए जाते हैं नॉर्मली? बड़ा पब्लिक को, जनरल पब्लिक को। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी बैंक वगैरह से लोन ले लिया जाए, और कमर्शियल बैंक से, शाबाश। और तीसरा तरीका है अदर सोर्सेज से। अदर सोर्सेज से क्या मुराद है? जैसे कि डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। ये जो लोन, ये डिफरेंट सोर्सेज है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आसान और जो उनके लिए सबसे बेनिफिशियल
सोर्स ऑफ बारिंग होता है जो सबसे कम, जिसे कहना चाहिए एक्सपेंसिव है, वो डिबेंचर्स को इशू करना। ठीक है, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं, और डायरेक्टर्स वगैरह या मेजोरिटी शेयर होल्डर्स, सब इनकी कोशिश होती है कि पहले दूसरे ऑप्शंस को वैल्यूएट कर लें, बाद में अपनी जेब से पैसे निकालें। तो ये सोर्स। अच्छा, अहम चीज, ये लोन सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है कि आपने लोन लिया और बदले में कोई ना कोई चीज जमानत के तौर पे रखवा दी, और अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है कि बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं रही। आपने शायद अकाउंटिंग में भी ये कंसेप्ट पढ़ा हो कि अगर सिक्योर्ड डेट है तो उसके ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेट कम होती है, और अगर अनसिक्योर्ड डेट है तो उसके बैड डेट होने का रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी, लेकिन ज्यादातर क्या होते होंगे भला? सिक्योर्ड। क्योंकि जिस बंदे ने भी लोन देना है वो उसके जहन में होता है कि आप डिफॉल्ट कर सकते हैं, और अपने आप को सेफ एंड पे रखने के लिए सिक्योरिटी आपसे मांगेगा। अब इसके बाद ला हमें यह बताता है, फॉर्म ऑफ बोरिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी जो पहला हमारा बड़ा इस चैप्टर को रिवाइज करते हुए कंसेप्ट था टाइप्स ऑफ बोरिंग, वो हमने पढ़ लिया। डिबेंचर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और अदर सोर्सेज है। इस चैप्टर का जो फोकस है बेसिकली इसके ऊपर है ज्यादा, हालांकि ये इक्वली अप्लाई होता है बाकियों के ऊपर भी अगर उनसे लोन लिया गया है, लेकिन जो अगर पास्ट पेपर्स को भी देखें, केस स्टडीज को भी देखें, तो जो उसका फोकस है वो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। जो केस स्टडी भी बनाता है वो इसी टाइप ऑफ बोरिंग के बनाता है। अच्छा, अब आपने ये कहा लोन सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी, और ज्यादातर होगा सिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन होगा तो कंपनी कितनी तरह की सिक्योरिटी दे सकती है? अगला क्वेश्चन ये, 3 तरह की। शब्द कौन कौन सा? प्लेज, मॉर्टगेज और चार्जेस। अब इनमें फर्क क्या है? प्लेज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी ना। प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग को कहते हैं क्या? लॉ की लैंग्वेज में प्रॉपर्टी हर एसेट को कहते हैं। आपका कोई भी एसेट हो ना, उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी। और आपकी कोई भी लायबिलिटी हो, उसे क्या कहेंगे? क्रेडिटर। ये जो है करंट, नॉन करंट वगैरह, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रॉपर्टी, ये क्लासिफिकेशन ये आपकी अकाउंटिंग की हद तक है। लॉ हर तरह के एसेट के लिए क्या वर्ड यूज करता है? प्रॉपर्टी, और हर तरह की लायबिलिटीज के लिए क्रेडिटर्स। तो प्लेज का मतलब क्या है? क्या आपने कोई प्लेज क्रिएट होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी एग्जांपल दीजिए, क्या हो सकती है? सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? इन्वेंट्री। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपने फिजिकली ट्रांसफर कर दी, फिजिकली ट्रांसफर कर दी जिस बंदे ने आपको लोन दिया कि भाई ये मेरी मोटरसाइकिल है, जब तक मुझे उधार दीजिए 20,000, जब तक आप मैं वापस नहीं करूंगा आप ये अपने पास रखिए। या ज्वेलरी है, ये आप अपने पास रखिए। ज्वेलरी को भी प्लेज क्रिएट कराया जा सकता है। या कंपनीज क्या करते हैं, अपनी इन्वेंट्री जो है वो बैंक की पोजेशन में दे देती हैं कि सर ये हमारी इन्वेंट्री आप अपने पास रखें, हम इसके बदले में लोन दीजिए, जब हम आपको रीपे करेंगे हमारी इन्वेंट्री रिलीज कर दीजिएगा। प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी पे है जो कि फिजिकली ट्रांसफर की जाती है। मॉर्टगेज किस पे किया जाता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। ये इमूवेबल कर देता हूं, समझ गया आपकी बात, क्या कहना चाहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है। ओके ओके ओके, ये भी समझ गया मैं आपकी बात। इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसमें अब इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, ये फिजिकली ट्रांसफर तो नहीं की जा सकती, तो ये फिजिकली ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है, इमूवेबल। लेकिन इसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बैंक के पास। क्यों? ताकि ऐसा ना, टाइटल डॉक्यूमेंट भला क्यों ट्रांसफर किए जाते हैं? ऐसा ना हम लोन लेके उसको बेच दें अपनी जायदाद, ठीक है। तो टाइटल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बैंक को, यह है मॉर्टगेज। और चार्ज क्या है? जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों किस्म की प्रॉपर्टी पे होता है। इसमें फिजिकल ट्रांसफर बैंक को नहीं होता, टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको लगेगा कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें कि सबसे सिक्योर बोरोइंग, सबसे सिक्योर सिक्योरिटी प्लेज है,
फिर उसके बाद मॉर्टगेज, उसके बाद चार्ज। चार्ज हाँ, चार्ज। लोन तो वैसे ही होगा, एग्रीमेंट भी वैसे ही होता है, लोन भी वैसे ही ट्रांसफर होता है। फर्क सिर्फ ये है कि सिक्योरिटी किस टाइप की है। लेकिन बैंक इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। भला क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि कंपनी का सारा रिकॉर्ड कमीशन के पास, रजिस्ट्रार के पास मौजूद होता है। ठीक है, तो अगर इन्होंने कोई किसी और से भी लोन लेने की कोशिश की तो हमें पता चल जाएगा। क्यों? रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड मौजूद है, रजिस्ट्रार हमसे पूछेगा, या हम रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। तो चार्ज भी चूंकि इसमें एससीसीपी इन्वॉल्व हो जाता है तो इसको भी एक गुड सिक्योरिटी कंसीडर किया जाता है। लेकिन बहरहाल ये बैंक की और कंपनी की आपस की अरेंजमेंट है कि वो किस टाइप ऑफ सिक्योरिटी पे एग्री करते हैं। 3 टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्लियर हो गई। चलिए, अब जो चार्ज है, चार्ज वाली सिक्योरिटी, इसमें याद रखिएगा फिजिकली क्या एसेट्स ट्रांसफर होते हैं बैंक को, लेंडर को? नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, एसेट्स हमारे पास ही रहते हैं। और जो कंपनी है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो मॉर्टगेज और चार्ज को ज्यादा प्रेफर, सबसे ज्यादा चार्ज को प्रेफर करती है, फिर उसके बाद मॉर्टगेज को। ठीक है, फिर उसके बाद, क्योंकि चार्ज और मॉर्टगेज को इसलिए प्रेफर करते हैं, इसमें वो उधार भी, पैसे भी मिल जाते हैं उनको और अपना काम भी, ऑपरेशन भी डिस्टर्ब नहीं होते, अपना काम करते रहते हैं। चलो, चार्ज की 2 टाइप्स हैं, एक फिक्स चार्ज और दूसरा फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज कौन सा होता है? ऐसा चार्ज जो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइएबल, ऐसे एसेट्स जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है स्पेसिफाइड एसेट के ऊपर, यानी लिखा होगा। फॉर एग्जांपल एसी है तो ये एसी जो इस रूम में लगा हुआ है इस कंपनी का एसी है, इसका जो भी नंबर वगैरह ये है। गाड़ी है तो ये गाड़ी का नंबर है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया, स्पेसिफाई किया होगा। आप अगर 10 भी एसेट, 50 भी एसेट बढ़े हुए हैं ना, तो आप बता सकते हैं ये वो एसेट है जिसमें फिक्स चार्ज क्रिएट हुआ है। इसमें उस एसेट को स्पेसिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, और फ्लोटिंग चार्ज कौन सा होता है? तो सारी क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर क्रिएट किया जाता है। इसमें एसेट की कैटेगरी तो स्पेसिफाई की जाती है कि ऑल डेटर्स, ऑल फिक्स एसेट्स, लेकिन उनके स्पेसिफिकेशन, पर्टिकुलर्स को चार्ज में मेंशन नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए कॉलेज ने बैंक से लोन लिया, अब आपने और चार्ज क्रिएट करवाया किस पे? इंटायर स्टूडेंट्स पे। इंटायर स्टूडेंट्स पे क्यों? रिसीवेबल, टीचर पे नहीं। स्टूडेंट से पैसे, कॉलेज ने स्टूडेंट से पैसे लेने ना, तो चार्ज स्टूडेंट्स पे क्रिएट कराया कि बैंक को ये कहा हमने स्टूडेंट से फीस लेनी होती है, अगर हम आपका लोन वापस ना करें तो आप डायरेक्ट हमारे स्टूडेंट से फीस ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें ना तो फिजिकल पोजेशन दी बैंक को, ना कोई टाइटल डॉक्यूमेंट्स दिए, चार्ज फिर भी क्रिएट हो गया, बिल्कुल हो गया। ये है चार्ज। अब अगर फर्ज कीजिए उसमें ये लिखा जाता है कि जी ये स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 1, 5 और 7 है, इससे फीस रिकवर करवा सकते हैं, ये फिक्स फ्लोटिंग चार्ज है। और अगर कहा जाए इंटायर क्लास से चार्ज रिकवर करवा सकते हैं, फ्लोटिंग चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटायर क्लास में अगर कोई स्टूडेंट छोड़ के जाता है कॉलेज तो ऑटोमेटिकली चार्ज से निकल गया, और अगर कोई नया स्टूडेंट आता है तो भी चार्ज है। लेकिन अगर मैंने 1, 5, 7 को स्पेसिफाई कर दिया, अब अगर कोई आता है नया स्टूडेंट, उस पर चार्ज क्रिएट नहीं होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना नहीं है। हाँ, अगर इनमें से कोई एक चला, शाबाश, ये सवाल किया ना आपने, बैंक की इजाजत के बगैर नहीं जा सकता। जी, तो ये है फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज में फर्क। अच्छा, ये समझ लगी आपको कि ये स्पेसिफिक एसेट के ऊपर है और ये इंटायर क्लास ऑफ एसेट पे है। दूसरा डिफरेंस ये है कि फिक्स चार्ज में बैंक की इजाजत के बगैर, जिस एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाया ना, बैंक की इजाजत के बगैर उसको आप डिस्पोज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकती कंपनी, बैंक की इजाजत की जरूरत होगी। जबकि फ्लोटिंग चार्ज में एसेट को डिस्पोज, सेल किया जा सकता है, और अगर सेल किया जाएगा तो जिस एसेट को सेल किया वो ऑटोमेटिकली चार्ज से निकल गया, और जब परचेज किया तो नया एसेट ऑटोमेटिकली है। इसका मतलब फ्लोटिंग चार्ज में, फिक्स चार्ज में तो जो एसेट्स है ना वो फिक्स रहेंगे, एज फिक्स ऐसे, लेकिन फ्लोटिंग चार्ज में जो चार्ज है वो कभी हायर अमाउंट का होगा, कभी लोअर अमाउंट। ऐसा अगर आप खरीद रहे हैं तो वो इंक्रीज होता जाएगा, और अगर बेच रहे हैं तो, इसीलिए इसे फ्लोटिंग कहते हैं ना। फ्लोटिंग का मतलब ये ना ऊंच नीच होती रहे जिसमें।
जब कंपनी वाइंड अप होती है, आपको पता है वाइंडिंग अप हमने पढ़ा, वाइंड अप होती है तो उसके एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज को पे करना है। और मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन बताया था, जब लायबिलिटीज को पे करते हैं तो उनकी एक तरतीब लगती है कि पहले कौन सी लायबिलिटी पे करनी है, बाद में कौन सी लायबिलिटी पे करनी है। ठीक है, पहले डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट होगी कि शेयर होल्डर्स को, फिर शेयर होल्डर को, पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट होगी फिर शेयर। अच्छा, क्रेडिटर्स में भी तरतीब लगती है। अब बताइए, अगर कुछ क्रेडिटर ऐसे हैं जिनको पैसे देने हैं और उनका चार्ज था फिक्स्ड, कुछ ऐसे हैं जिनका चार्ज था फ्लोटिंग, तो पहले किनकी बारी? पहले फिक्स्ड वालों को, उनके बाद जब बचेंगे पैसे तो फिर फ्लोटिंग चार्ज वालों की बारी। यानी वाइंडिंग अप में फिक्स चार्ज का प्रायोरिटी राइट है और फ्लोटिंग चार्ज का सबऑर्डिनेट राइट है। भाई ये कंसेप्ट समझ आए? तो यहां पे हमने दो मकसद अपने हासिल कर लिए इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस करने थे, एक टाइप्स ऑफ बोरोइंग और दूसरा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। अब क्या स्टडी करना है? टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। किस चीज की रजिस्ट्रेशन? इन चार्जेस की, कोई भी प्लेज हो, मॉर्गेज हो, चार्जेस हो, सबकी रजिस्ट्रेशन कहां करवानी है? रजिस्ट्रार के पास। किसने करवानी है? कंपनी ने करवानी है, कंपनी ने करवानी है। ठीक है, लेकिन क्या जिससे लोन लिया है बैंक से यानी लेंडर से वो भी करवा सकता है? हाँ, एक ऑप्शन थी, स्टडी करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एटसेट्रा। चार्जेस के साथ एटसेट्रा का लफ्ज क्यों लिखा मैंने? ताकि मॉर्गेज और प्लेज भी बार बार मुझे बड़ा लफ्ज ना बोलना पड़े। कौन कौन से मॉर्गेज और चार्जेस है जो रिक्वायर्ड है, रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड? इसका आपको एक 2 हरफी बात बताई थी, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट सिखाया था। 2 हरफी बात क्या थी? कि हर तरह का प्लेज मॉर्गेज चार्ज रजिस्टर करवाना। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट थी। मूवेबल प्रॉपर्टी पे करवाएंगे, इमूवेबल पे भी करवाएंगे, बाकी क्या रह गया वाला? इंटेंजिबल, उस पे भी करवाएंगे। फिर बुक डेट्स, डेटर्स पे भी करवाएंगे, स्टॉक इन ट्रेड पे भी, शिप क्राफ्ट, पता नहीं क्या कौन कौन से जहाज हैं जिनके, कोई सा भी जहाज हो चार्ज क्रिएट करवा सकते हैं। फिर डिबेंचर या रिडीमेबल कैपिटल अगर आपने इशू करना है और उसके अगेंस्ट को सिक्योरिटी है, उसको भी रजिस्टर करवाएंगे। और कंडीशनल सेल एग्रीमेंट, कंडीशनल सेल एग्रीमेंट पता है? लीज एग्रीमेंट, सेल एंड परचेज, हायर परचेज वगैरह वगैरह। ये लिस्ट याद कर लें, याद बल्कि की होगी आपने, याद है ना? हाँ जी। तो ये एग्जाम में पूछ लेता होता है कई दफा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में अहम है। गुडविल इनटेंजिबल में लिखा हुआ था मैंने, हाँ इनटेंजिबल में आगे ब्रैकेट में ये ले गुडविल। और बताएं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है? ये तो हमें पता चल गया कि कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन करवानी है। प्रोसीजर क्या है? कंपनी की ड्यूटी है, लैंडर का राइट है। इसका मतलब दोनों में से कोई भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लेकिन ड्यूटी कंपनी की होने का मतलब यह है कि अगर लैंडर रजिस्ट्रेशन करवाएगा ना तो उसका जो खर्चा पानी होगा कंपनी पे करेगी। ड्यूटी का मतलब यह है। तो कंपनी ने किसको अप्लाई करना है? अच्छा, जब रजिस्टर करवाते हैं मॉर्गेज चार्ज वगैरह को, किसके पास जाना है? जब इसको सेटिस्फाई किया, लोन को रीपे किया, तो सेटिस्फैक्शन यानी इसको डी रजिस्टर करवाने के लिए किसके पास जाना है? लेकिन एक जगह पे कमीशन के पास भी तो जाते थे। मॉडिफिकेशन के लिए है, खागे मार। मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट और है, रेक्टिफिकेशन का कुछ और है। जैसे कि एक है दोनों, मॉडिफिकेशन का और रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि पहले एग्रीमेंट किया तो फिक्स चार्ज था, बाद में आप कह रहे हैं फ्लोटिंग कर दें। रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि उसमें कोई गलती हो गई, या ला ने जो टाइम दिया हुआ था ना वो टाइम गुजर गया और आप उसको चार्ज रजिस्टर नहीं करवा सके। जब सिचुएशन ज्यादा सीवियर हो जाए ना, कोई गलती हो जाए, एरर या ओमिशन हो जाए, एरर या एरर का मतलब क्या है? चार्ज क्रिएट करवाया था उसमें कोई गलती हो गई, ठीक है, लाख का 10 लाख हो गया। और ये तो ओमिशन का मतलब क्या है कि 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर करवाना था, करवाया ही नहीं।
अब रजिस्ट्रार क्या कहेगा, मेरे पास ना वो पहले कमीशन से इजाजत लेके आओ, या तो एक्सटेंशन लेके आओ कमीशन से, या जो करेक्शन है उसका ऑर्डर कमीशन से लेके आओ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, हमसे गलती हो जाए अगर चार्ज के डॉक्यूमेंट्स बनाने में, तो फिर उसके बाद में अगर करेक्शन करवानी है वो जाना पड़ेगा। तो ड्यूटी कंपनी की ड्यूटी है, कंपनी ने अप्लाई करना है किसको, रजिस्ट्रार को। कब, 30 डेज ऑफ क्रिएशन। और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, लोन एग्रीमेंट और जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उसका फॉर्म वगैरह होता है। लोन एग्रीमेंट्स को हम इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा फिर, सर्टिफिकेट के हाँ जी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्टगेज के हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन हो गई है। लैंडर का राइट है, लैंडर भी चाहे अगर तो वो भी अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रार को, लेकिन फिर इसके खर्चा किसको, कंपनी को। ये जब लोन होता है ना तो लैंडर और कंपनी आपस में एग्री कर लेते हैं, यार रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन किसने करवानी है, हमने करवानी है, आपने करवानी है, ठीक है। तो दोनों आपस में उसको तय कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट जमा करवा। जैसे प्रॉपर्टी की सेल परचेज का एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के ऊपर दोनों पार्टीज के साइन होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाके ट्रांसफर किसने करवाना है वो आपस में तय कर लेते हैं, बायर ने करवाना, सेलर ने करवाना। और वैसे भी वो खुद नहीं करवाते, नॉर्मली डीलर वगैरह मौजूद होते हैं, सारा काम वो करवा लेते हैं। तो दोनों करवा सकते हैं, कंपनी भी लैंडर भी। रजिस्ट्रेशन हो गई। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो क्या होगा, चार्ज इज वाइड, यानी लोन तो रहेगा, चार्ज इज वाइड और कंपनी स्टिल लायबल टू पे डेट। इसका मतलब क्या है, लोन तो रहेगा लेकिन सिक्योरिटी नहीं रहेगी। लोन तो रहेगा, सिक्योरिटी नहीं, यानी वो लोन क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड। बैंक ने लोन दिया कंपनी को, कंपनी ने रजिस्टर नहीं करवाया, बैंक भी सोया रहा, 30 दिन गुजर गए। अब क्या सिचुएशन है, लोन तो ये है क्योंकि लोन का एग्रीमेंट हुआ है, लोन तो है लेकिन सिक्योरिटी वैलिड नहीं है। वो रजिस्टर करवानी थी कमीशन के पास, रजिस्ट्रार के पास। अब कमीशन के पास जाना पड़ेगा, टाइम गुजर। लेकिन वो कमीशन वाली बात आगे चल के पढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने तीसरी अहम चीज भी आज स्टडी कर ली अभी के रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। हाँ, इसमें कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं। प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर सिचुएटेड है, दुबई में, दुबई की प्रॉपर्टी में मॉर्टगेज क्रिएट हो सकता है। कंपनी पाकिस्तान की है, प्रॉपर्टी दुबई की है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो सिचुएशन है, एक चार्ज इन पाकिस्तान और प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान, और दूसरा चार्ज भी आउटसाइड पाकिस्तान प्रॉपर्टी। कंपनी पाकिस्तान की है, कंपनी पाकिस्तान की है, प्रॉपर्टी दुबई में है, पाकिस्तान के बैंक से लोन लिया और उससे कहा कौन सी प्रॉपर्टी, उसने कहा दुबई वाली। कहेगा ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं दुबई वाली प्रॉपर्टी पे, लेकिन अब आपको चार्ज यहां पे रजिस्टर करवाना है तो उस दुबई के कानून के मुताबिक वहां पे भी चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा, दोनों जगह पे, ठीक है। और अगर चार्ज आउटसाइड पाकिस्तान है और वहां के बैंक से लोन लिया, पाकिस्तान के बैंक से लोन नहीं लिया, वहां पे तो करवाएंगे, पाकिस्तान में भी करवाएंगे, पाकिस्तान में भी करवाएंगे। और पाकिस्तान में करवाने के लिए टाइम पीरियड वही 30 डेज है। याद रखिए, अगर कंपनी पाकिस्तानी है ना तो लोन चाहे पाकिस्तानी बैंक से लें चाहे फॉरेन बैंक से लें, प्रॉपर्टी चाहे पाकिस्तान की हो चाहे फॉरेन की हो, यहां पे एंट्री करवानी है। लेकिन यहां पे अब जो 30 डेज का पीरियड होगा, कब से काउंट होगा, जब डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली पाकिस्तान में आ जाती हैं, स्टैंडर्ड डेज। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद छोटे मोटे और भी ये माइंड में आप देख के बताइएगा, और भी कंसेप्ट था। एक कंसेप्ट था प्रीवियस राइट्स नॉट टू बी अफेक्टेड। प्रीवियस राइट्स नॉट, इसका मतलब क्या है, एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर अगर मल्टीपल लोन्स हासिल किए गए हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो जो बाद में जिसने लोन लिया है उसे पहले पैसे मिलेंगे कि पहले वाले, पहले वाले को। प्रीवियस राइट्स नॉट टू बी अफेक्टेड का मतलब ये है कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर अगर बैंक ए ने पहले लोन दिया, फिर बैंक बी ने दिया, तो बैंक बी का भी चार्ज क्रिएट हो सकता है सेम प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन बैंक ए का राइट्स इफेक्ट नहीं होगा।
यानी पहले बैंक ए को पेमेंट होगी, उसके बाद पैसे बचेंगे तो बैंक बी को पेमेंट होगी। और अगर उसका राइट इफेक्ट, अब ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, अगर उसका राइट इफेक्ट करना है ना तो फिर बैंक ए से एनओसी लेना पड़ता है। बैंक बी कहता है सर मैं चाहता हूं मेरी बारी पहले आ जाए, आपकी बारी बाद में आ जाए, या हम दोनों की बारी इकट्ठे आ जाए, तो वो फिर क्या करना पड़ता है, एनओसी बैंक ए से लेना चाहिए ना। और बैंक ए बड़ी आसानी से एनओसी दे देता होगा ना, वो फिर बैंक देख लेता अपने आप को सिक्योर करके, तो फिर इजाजत है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्रीवियस राइट्स नॉट टू बी इफेक्टेड। अगला कंसेप्ट कौन सा था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अगर आप किसी कंपनी से, अच्छा नॉर्मल लॉ क्या कहता है, अगर मैंने भाईजान, हम दोनों इंडिविजुअल हैं, मैंने भाईजान को प्रॉपर्टी बेची, इस प्रॉपर्टी पे बैंक से लोन लिया था मॉर्टगेज, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रॉपर्टी बेचते हुए इनको बताऊं कि ये प्रॉपर्टी, और अगर मैंने एग्रीमेंट में लिख दिया ना कि ये प्रॉपर्टी फ्री ऑफ मॉर्टगेज है और बाद में पता चला मॉर्टगेज है, तो मुझे पकड़ेंगे कि भाई आपने झूठ बोला, धोखा दिया, मेरे पे धोखे का केस चलेगा। ठीक है, यानी इंडिविजुअल के केस में सेलर की जिम्मेदारी है बताना कि मॉर्टगेज अंडर मॉर्टगेज है कि नहीं। कंपनी के केस में सिचुएशन थोड़ी सी उलट है। कंपनी के केस में चूंकि रिकॉर्ड सारा होता है रजिस्ट्रार के पास, और आप उस रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पर्सन, आपने वो देखा, कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है। तो अगर आप कंपनी से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एज्यूम किया जाएगा अगर वो अंडर मॉर्टगेज है तो आपको उसका नोटिस था, आपके इल्म में ये बात थी। अगर कंपनी ने धोखे से आपको ऐसी प्रॉपर्टी बेच दी जो अंडर मॉर्टगेज थी, तो बाद में पता चला अंडर मॉर्टगेज थी, लॉ क्या समझेगा, कंपनी ने आपको धोखा दिया कि आपने खुद अपने साथ धोखा किया, क्योंकि आप बड़ी आसानी के साथ कंपनी मॉर्टगेज है कि नहीं रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में इंस्पेक्ट कर सकते थे। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल कंपनी से प्रॉपर्टी खरीदता है तो अज्यूम किया जाएगा उसे मॉर्टगेज का नोटिस था। और अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी से या किसी दूसरे इंडिविजुअल से प्रॉपर्टी खरीदती है जो अंडर मॉर्टगेज है, तो क्या उसको रजिस्टर करवाना जरूरी है? भाई हो सकता है, होता है ना, आपने बैंक से गाड़ी निकलवाई, बैंक वो लीज पे थी, आपने वो गाड़ी कंपनी को बेच दी, तो एक तरह से जब गाड़ी ये लीज वाली बेचते हैं ना, तो उसके साथ, गाड़ी के साथ उसकी लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर होती हैं लीज की। अब कंपनी ने इसकी किस्तें वापस करनी है, अब ये मॉर्टगेज है, क्रिएट हुआ है, ठीक है, क्या ये चार्ज क्रिएट हुआ है, क्या ये कंपनी ने रजिस्टर करवाना है? अब ये करवाना है, मॉडिफिकेशन में नहीं आएगा। मॉडिफिकेशन तब होगा जब आप उसमें चेंज करेंगे टाइम की या इंस्टॉलमेंट की। ये चार्ज भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ये भी उसने लिखा हुआ। अगर कोई कंपनी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदती है जो सब्जेक्ट टू चार्ज है, उसको भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। भाई ये अब चार रजिस्ट्रेशन हो गई। अब हम चलते हैं आखिरी कंसेप्ट की तरफ, जो क्या था, मॉडिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन और पेमेंट। एक दफा चार्ज, एक कंपनी अगर प्रॉपर्टी खरीद के उसके बाद मॉर्टगेज करवाती है, रजिस्टर करवाना है रजिस्ट्रार को। और अगर ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जो पहले से अंडर मॉर्टगेज है, तो जब आप पहले से अंडर मॉर्टगेज प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो फिर वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है एक तरह से, तो हमने उसको भी रजिस्टर करवाना। प्रोसीजर फॉर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, चार्ज पहले 10 मिलियन का था, अब आपने बढ़ा के 20 मिलियन का करवाना है। पहले फिक्स था, अब फ्लोटिंग करवाना है। पहले सिर्फ डेटर्स के ऊपर था, अब आपने इन्वेंट्री पे भी करवाना है। मॉडिफिकेशन का मतलब, मॉडिफिकेशन एक दफा चार्ज रजिस्टर जो है, मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। मॉडिफिकेशन को भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कैसे? सेम प्रोसीजर जैसे ओरिजिनल चार्ज को रजिस्टर करवाया था, यानी इंस्ट्रूमेंट बनेगा दोनों पार्टीज का आपस में, जिसमें एग्री करेंगे लोन एग्रीमेंट में क्या चेंज करना है सिक्योरिटी में। फिर उसको मॉडिफिकेशन के कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर किसको, रजिस्ट्रार, मॉडिफिकेशन के एविडेंस के साथ रजिस्ट्रार फिर अपने पास उसको रजिस्टर कर लेगा। प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन, हाँ रेक्टिफिकेशन एक इशू है, ये थोड़ा सीवियर इशू है। रेक्टिफिकेशन से मुराद एरर और ओमिशन दोनों है, ये बात समझ आ गई ना आपको। अगर कोई एरर कमीशन है, ओमिशन है,
कंपनी ने भूल गई रजिस्टर करवाना, यार रजिस्टर करवाया लेकिन कोई गलती हो गई, अब करेक्शन कौन करेगा या टाइम में एक्सटेंड कौन करे, एक्सटेंशन कौन देगा, कमीशन, 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 रजिस्ट्रार नहीं, कमीशन, एससीसीपी, वो ऑर्डर इशू करेगा, ठीक है जी, हाँ हाँ बिल्कुल, वो देख सेटिस्फाई होगा ना पहले, मॉडिफाई इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाएंगे इसको एविडेंस, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए कि वाकई एरर या ओमिशन है, ये अनइंटेंशनल है, इंटेंशनल नहीं है, अनइंटेंशनल, 3 कंडीशन थी, एरर या ओमिशन अनइंटेंशनल है, दूसरा क्रेडिटर या मेंबर को इफेक्ट नहीं कर रहा, उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की जा रही, और जस्ट एंड इक्विटेबल है, तो वो ऑर्डर कमीशन ऑर्डर कर देगा कि जाओ भाई, अगर तो एरर या ओमिशन, वो एरर था वो कहेगा करेक्ट करवा लो, अगर कंपनी भूल गई थी रजिस्टर करवाना 30 दिन के अंदर, वो कहेगा लो टाइम एक्सटेंड किया, और इस ऑर्डर की कॉपी किसको भेजी जाएगी, हाँ आपको याद है ऑर्डर, कमीशन के ऑर्डर की कॉपी रजिस्ट्रार को भेजी जाती है विद इन 7 डेज, लेकिन इसमें भी प्रीवियस राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे, प्रीवियस राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे। बैंक ए ने लोन लिया 1 तारीख को, रजिस्टर नहीं करवाया, बैंक ए ने 1 तारीख का लोन दिया, बी ने 15 तारीख को लोन दिया, 15 तारीख को, बैंक ए ने, ये 1 जनवरी है, ये 15 जनवरी है, 1 मार्च को जाके उसे याद आया 2 महीने गुजर गए, रजिस्टर नहीं करवाया, कमीशन से एक्सटेंशन वगैरह लेके 1 मार्च को रजिस्टर करवा लिया, ठीक है। अब मुझे बताइए डिफॉल्ट पे बैंक ए को पहले पेमेंट होगी कि बी को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इन कब हुआ भला, इन कब हुआ, 1 मार्च को, क्योंकि कमीशन के रिकॉर्ड में कब आया, फर्स्ट जनवरी को नहीं, हाँ लोन पहले तो रजिस्टर हो रहा, तो ये तो अगर रजिस्टर करवाए ना 2 साल रजिस्टर ना करवाए तो ये रुकते रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा प्रीवियस राइट जो रजिस्टर हो चुके हैं, इसने पहले रजिस्टर करवा लिया, इसने अगर ये चालाक बंदा था बी, इसने 15 को लेके 20 को रजिस्टर करवा लिया, तो याद रखिए इसका राइट पहले है जिसकी एंट्री हो गई, प्रीवियस राइट नॉट टू बी इफेक्टेड, जिसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो राइट्स किस डेट पे देखने, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ये रेक्टिफिकेशन क्लियर हो गया। फिर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, अगर पेमेंट कर दी, रजिस्ट्रेशन को रजिस्टर करवाया था जब लोन लिया था, रीपे कर देंगे तब भी रजिस्टर करेंगे कि नहीं करेंगे, किसकी ड्यूटी है, कंपनी की, क्या करे, रजिस्ट्रार को कितने दिनों, उतने दिनों में जो पहले जब लोन लिया था तो जितने दिन थे, रीपे किया तब भी उतने दिन ही है, 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना, क्या कि भाईजान मैंने पेमेंट कर दी है, बैंक से लोन लिया था पेमेंट कर दिया, अब मेरा खारिज करो अपने रिकॉर्ड से ये वाली एंट्री लोन की, रजिस्ट्रार फौरन एंट्री कर देगा, क्या पता झूठ बोल रहा हो, एविडेंस। अच्छा इसमें दो रास्ते हैं, अगर तो कंपनी पहले ही बैंक से रीपेमेंट करने के बाद ना बैंक के लेटर हेड पे एनओसी ले आई है, बैंक ने कहा कि मैंने अपनी कीमत पैसे वसूल पाए और मुझे कोई इतराज नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, आप अपने खातों से इस कंपनी का खारिज कर, अगर ये बैंक ने एनओसी दे दिया और कंपनी ये एनओसी लेके रजिस्ट्रार के पास आई और कहा कि ये लोन है इसकी रीपेमेंट की एंट्री होगी, तो याद रखिए रजिस्ट्रार उसी वक्त एंट्री खारिज कर देगा, अब लेंडर को लेटर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लेटर का जवाब आना है वो पहले ही आ गया है, एनओसी। तो इसमें 2 रास्ते, एनओसी दिया कि एनओसी नहीं, अगर एनओसी दिया तो ये प्रोसीजर, एनओसी नहीं दिया तो फिर क्या होगा, रजिस्ट्रार लेंडर को नोटिफाई करेगा और उसे कहेगा भाई 14 दिन के अंदर अंदर कोई इतराज है तो हमें दफ्तर, हाँ शोकास, हमें बताइए, इतराज बताइए क्या इतराज है, अगर तो ये अगर एनओसी दिया तो नोटिस की जरूरत नहीं, अगर इतराज आ गया, कोई ऑब्जेक्शन फाइल हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल हो गया तो क्या करना है, कंपनी को बता देना भाई ये आपका बैंकर राजी नहीं हुआ, अभी इसको जाके राजी करो, इसने इतराज उठा दिया,
और अगर बैंक ने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया तो रजिस्ट्रार अपने पास डॉक्यूमेंट्स का साइलेंट रहे तो यही है ना, ऑब्जेक्शन नॉट फाइल्ड। बैंक साइलेंट है तो इसका मतलब बैंक को कोई इतराज नहीं है। क्या रजिस्ट्रार कंपनी की तरफ से इंटीमेशन के बगैर रजिस्ट्रेशन कर सकता है? यस, अगर उसको एविडेंस मिल जाए, सफिशिएंट एविडेंस कि लोन रीपे हो गया हुआ है या कंपनी ने प्रॉपर्टी बेच दी हुई है आगे किसी और को, अब वो कंपनी की प्रॉपर्टी, तो रजिस्ट्रार खुद से ही, यानी बगैर कंपनी के आए हुए, बगैर कंपनी के अप्लाई किए, सेटिस्फैक्शन चार्ज की रजिस्टर कर देगा। भाई कुछ समझ आए? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें याद रखें प्रोसीजर्स अहम है, प्रोसीजर क्रिएशन का, प्रोसीजर सेटिस्फैक्शन का, ठीक है। ये प्रोसीजर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और रेक्टिफिकेशन भी याद कर लीजिए, प्रोसीजर फॉर, ये नया कंसेप्ट है कंपैरेटिवली और इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा चैप्टर 5, उसकी रिवीजन। मेन कंसेप्ट 4 हैं, कौन कौन से? टाइप्स ऑफ बोरोइंग, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ डी रजिस्ट्रेशन, या सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट। हाँ, पार्शियल पेमेंट, बिल्कुल एक और कंसेप्ट भी है। अगर पूरे का पूरा लोन रीपे कर दिया जाए तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, और अगर पार्शियल लोन रीपे किया, क्योंकि लोन जब बैंक से लेने जाते हैं ना, तो आप देखिए प्रैक्टिकली दो तरह के लोन, एक वो होता है कि लोन लो सारे का सारा 2 साल बाद वापस करना है, एक ये भी अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट ये भी होती है कि 4 किस्तें करवा ले भाई, हर 6 महीने बाद एक किस्त वापस करने हैं। तो अगर इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं, पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं आप, रीपेमेंट, तो याद रखें हर रीपेमेंट के ऊपर आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोसीजर सारा सेम ही होगा, लेकिन अब क्या करना है, हर रीपेमेंट के ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने हैं। अगर एग्रीमेंट में तय पाया कि लोन की रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगी, तो देखिए आप भी अपने आप को सिक्योर रखें ना, जैसे जैसे रीपे कर रहे हैं वैसे वैसे उसको डी करवा दें, ताकि आपकी सिक्योरिटी उतनी रिलीज होती जाए। सर वो जो देख सुनते भी हैं कि हुकूमत कर्जे माफ कर देती है, तो उस सूरत में क्या होता है? हुकूमत कर्जे नहीं माफ कर देती, वो बैंक कर्जे बेसिकली, बैंक एज वो चूंकि बैंक ओन्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं, तो बेसिकली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ही कर्जे माफ होते हैं। लेकिन अगर वो कर्जे माफ कर दे तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी रिलीज, अब आप फारिग, कोई पैसा नहीं देना, याशी करें जी। और कोई क्वेश्चन? रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज, हाँ बिल्कुल, रजिस्टर ऑफ कंपनी ने मेंटेन करना है रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज, जिसमें उसके पर्टिकुलर्स इंक्लूड होंगे। इस रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज को कौन देख सकता है? हर मेंबर भी और क्रेडिटर भी, बगैर फीस के। इनके अलावा कोई और बंदा देख सकता है? यस। वो कैसे देख सकता है? फी पे करके, प्रेस्क्राइब। सर अगर प्लेज या मॉर्गेज करवाया होता है तो फिर जब उसको सेटिस्फेक्शन उसकी करनी है, यानी पे करना है, तो फिर कैश में करेंगे, या जिसका चार्ज क्रिएट करवाया हुआ वो भी कर सकते हैं उसकी रिपेमेंट कैश के बदले, मतलब जितनी अमाउंट देनी है। नहीं, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। हमने लोन लिया जी, और उसके बाद उसको रीपे करना है, तो मॉर्गेज या प्लेज क्रिएट करवाया, जितना लोन लिया था उसके बदले कैश देंगे, या फिर जितना लोन लिया था उसके बदले में था कैश, कैश से मुराद उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट चली जाएगी। और अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट को भी हम लीगली कैश ट्रांजैक्शन नहीं समझते हैं, डायरेक्टर वाले टॉपिक में पढ़ा था हमने। तो मॉर्गेज क्रिएट करवाया वो नहीं कर सकते? नहीं, यानी जो जिस प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज क्रिएट करवाया, हम कहें ये प्रॉपर्टी तुम ले लो, वो तो बैंक बेच देगा ना। वो तो अगर हम ड्यू डेट पे लोन वापस नहीं ना करेंगे तो बैंक क्या करेगा? बैंक फिर उसको प्रॉपर्टी जो हमारी सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई है उसको बेच देगा, वो खुद ही बेच देगा। वो हमें कहने की जरूरत नहीं, आप ड्यू डेट पे लोन ना दें, वो आपको 2-3 नोटिस भेजेगा, उसका जवाब भी ना दे, बैंक प्रॉपर्टी बेच देगा, और बाकी जो कमी बेशी होगी वो आपको दे देगा। कमी हुई तो आपसे मजीद पैसे मांगेगा, बेशी हुई तो आपको वापस कर देगा पैसे। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।